רק חוצים מלהגיע לבניין ההוא. יפה. नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि कल सुबह जंग के मोर्चे पर क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या होगा। अमेरिकी धमकी या अल्टीमेटम के बाद भी अगर ईरान अड़ा है, डटा है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार नहीं है, तो कल सुबह 5:14 पर जब अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकी की मियाद पूरी होगी तो उसके बाद क्या होगा। क्या अमेरिका वाकई ईरान के पावर प्लांट्स पर, एनर्जी सेंटर्स पर हमले करेगा, जैसा कि ट्रंप ने धमकी दी थी, कल अल्टीमेटम दिया था कि अगर 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो आपके हम पावर प्लांट्स पर अटैक करेंगे। क्या वाकई अमेरिका ऐसा करेगा? और अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो ईरान जैसा कि कह चुका है कि अगर अमेरिका ने हमारी एनर्जी और हमारे पावर प्लांट्स पर अटैक किया तो हम वेस्ट एशिया में जो भी देश हैं, जहां भी जो भी एस्टेब्लिशमेंट है एनर्जी के, पावर के और उसके साथ पानी के, क्या उस पर ईरान अटैक करेगा? और अगर ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा तो ये लड़ाई कहां जाएगी? ऐसे बड़े सवाल हैं जिस पर सबकी नजर टिकी। मैंने आज खास तौर से ईरान से मेहमान के तौर पर फिर से आमंत्रित किया है सैयद आकिफ जैदी साहब को, जो भारत के रहने वाले हैं लेकिन कई सालों से, 18-19 सालों से ईरान में है, कुंभ में है अभी। हम उनसे यह समझना चाहेंगे कि जब दुनिया भर की नजर ईरान पर है तो ईरान में लोग इस अल्टीमेटम को लेकर, इस धमकी को लेकर और जंग जिस दिशा में जा रही है, जो खतरे हैं, बहुत तरह के खतरों में न्यूक्लियर वार के भी खतरे गिनाए जा रहे हैं, उसको लेकर ईरान के लोग क्या सोच रहे हैं, वहां क्या चल रहा है। इसलिए मैंने उन्हें खास तौर से आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रिया आकिफ जैदी साहब हमसे बात करने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेकिन आपके पास आने से पहले कुछ तस्वीरें मैं चाहता हूं दर्शकों को दिखाना, जो तस्वीर ईरान से भी आई है, इजराइल से भी आई है। ईरान में जिस तरह से हमले हुए हैं उसकी तस्वीर भी है, और इजराइल को जिस तरह से अल्टीमेटम का जवाब दे रहा है ईरान, उसकी भी, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इजराइल के कई शहरों में ईरानी मिसाइलें चली है। जैसे कल सुबह तस्वीर आई थी कि डिमोना, जो इजराइल की न्यूक सिटी है, वहां हमले हुए थे। अभी बहुत जगह ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद कल देर रात से लेकर आज सुबह तक इजराइल के अलग अलग शहरों में ईरानी मिसाइलें गिरी है। ईरान की तरफ से बार बार ये कहा गया है, आईजी जो उनके रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनकी तरफ से, कि किसी भी सूरत में हम ट्रंप की धमकियों के सामने झुकेंगे नहीं। तो फिर क्या होने वाला है? स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। उसके बाद आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये ईरान से आई है, तेहरान से, जहां हमले हुए हैं, और उसके बाद ब्लैकआउट की तस्वीरें हैं। रात में बहुत बमबारी हुई है। तो दोनों तरफ से ऐसी तस्वीरों के बीच ईरान के लोग क्या सोच रहे हैं, ईरान क्या सोच रहा है, समझने के लिए बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका आकिफ जैदी साहब। पहला सवाल तो यही जो मैंने शुरू में कहा कि सबकी नजर कल सुबह 5:15 बजे खत्म हो रहे अल्टीमेटम पर है, तो ईरान और ईरानी क्या सोच रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में, तमाम दर्शकों की खिदमत में आदाब और ईद की मुबारकबाद मैं पेश करना चाहता हूँ। और यहाँ पर भी ईरान में ईद के आपको भी अय्याम चल मुबारक रहे जी। हैं। जी, ईद के ये दिन चल रहे हैं और यहाँ पर ईद एक अलग अंदाज से मनाई गई। ईद की नमाज हुई, ईद का मिलन हुआ, लोग एक दूसरे से मिले, गले लगे, अलबत्ता काले कपड़े पहने हुए रहे, लेकिन एक नई किस्म की संतुष्टि के साथ और ज्यादा संतुष्टि और रूहानियत के साथ ये ईद मनाई गई। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, ईद में जो खुशी मनाई जाती है वो इसलिए मनाई जाती है क्योंकि एक महीने, रमजान के महीने में इबादत करने का और बंदगी करने का मौका मिलता है। इस साल के रमजान में ईरानियों का ये मानना है कि हमें तो बहुत ज्यादा इबादत और बंदगी करने का मौका मिला है, क्योंकि रोजे भी रखे, नमाज भी पढ़ी और रात भर प्रदर्शन किया, दुनिया के, इंसानियत के दुश्मनों के साथ मुकाबला किया और उनको शिकस्त हम दे रहे हैं। तो उनको तो लगता है इससे बेहतर ईद तो कभी हुई नहीं है उनकी पूरी जिंदगी में। अलबत्ता रहबर की शहादत का शोक भी है और उस शोक को भी साथ में मनाया जा रहा है। तो खैर आइए आते हैं आपके सवाल की जानिब। ईरान में इस अल्टीमेटम को किस तरह से देखा जा रहा है?
ईरान में इस अल्टीमेटम पर चर्चा हो रही है। जैसे जो भी आता है, ट्रम्प साहब का जो भी बयान आता है, किसी का भी फौरन यहाँ डिस्कस होता है, मीडिया में आता है। ईरान में ईरानी, चाहे वो जनता हो, चाहे वो यहाँ की फौज और यहाँ के हुक्मरान हो, इस अल्टीमेटम को एक बड़ी कमजोरी की निशानी के तौर पर देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि ये इसकी वजह, ऐसे किस्म के अल्टीमेटम देने की वजह ताकत और शक्ति नहीं है, बल्कि बौखलाहट है। वो इस तरह से इसको देख रहे हैं कि दो चीजें, या तो इस अल्टीमेटम पर अमल होगा या इस अल्टीमेटम पर अमल नहीं होगा। अगर इस अल्टीमेटम पर अमल होगा तो ईरान कह भी चुका है, और जब साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ था उसके बाद जवाबी कार्रवाई करके दिखा भी चुका है कि जब वो कतर में कहता जो है जवाबी कि कार्रवाई हम पर अगर कोई हमला हुआ, जी हाँ, कतर में हुई, यूएई में हुई, और हत्ता रेड सी कोस्ट सऊदी अरेबिया के यंबू में भी हुई, तो बहुत फैला कर हुई और सब कुछ बता कर हुई। कोई भी अचानक नहीं हुई। पहले सारी लिस्ट दी गई, लोगों से कहा गया आप खाली कर दे ताकि जानी नुकसान ना हो, फिर हमला किया गया इन अमेरिकन एसेट्स पे। तो क्योंकि ईरान ये बोल भी चुका है और दिखा भी चुका है कि जो कहता है वो करेगा, तो अगर इस अल्टीमेटम पर अमेरिका ने अमल करने की हिमाकत की तो ईरान जवाबी कार्रवाई कई गुना ज्यादा करके, क्योंकि उसने कहा है अब से जवाबी कार्रवाई कई गुना ज्यादा होगी, कई गुना ज्यादा जवाबी कार्रवाई करके अमेरिकन सरेंडर को और नजदीक ले आएगा। हाँ, ईरान के अंदर भी नुकसान होगा, लेकिन जंग का परिणाम और जल्दी हासिल हो जाएगा अमेरिकन सरेंडर की शक्ल में। और अगर इस ये कुछ अल्टीमेटम ज्यादा हो पर गया, ये अमल कुछ नहीं ज्यादा हो किया, गया, ये कुछ ज्यादा हो गया जैदी साहब कि अमेरिकन सरेंडर के हद तक ईरान ले आएगा। ये बहुत ज्यादा हो गया। ये मतलब नामुमकिन सी चीज है शायद कि अमेरिका सरेंडर करे। जी अजीत जी, आप कोई मैं डील बस हो आपसे सकती है, हो पहले मैं जाए आपकी ईरान बात और पूरी कर अमेरिका लूं। के बीच कोई साझा साझा सहमति हो जाए कि ठीक है, ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, हमने उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, उनकी नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल लॉन्चिंग पैड सबको एलिमिनेट कर दिया, तो चलो ठीक है, हो सकता है वो भी एग्जिट तलाश रहे हो, सेफ पैसेज मिल जाए वापसी का। लेकिन सरेंडर करे अमेरिका, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और सोच समझ के मैं अपने अल्फाज का इंतखाब कर रहा हूँ। सरेंडर वही सरेंडर है जिसके, जो सब लोग जिससे इस शब्द से जो माना समझते हैं वही है सरेंडर। वेस्ट एशिया की हद तक सरेंडर। मेरी मुराद ये नहीं है मिसाल के तौर पर कि वो दुनिया के पूरे हिस्से में ईरान के आगे सरेंडर हो गए, नहीं, जंग इसी एरिया में, वेस्ट एशिया में, यहाँ पर सरेंडर ही मकसद है और वो परिणाम हासिल होगा। हो सकता है लोगों को अभी लग रहा हो कि मुश्किल है, लेकिन यही होगा और ज्यादा अब दिन नहीं है। मैं उस पर भी आऊंगा कि नहीं, क्यों उसको मेरा ऐसा डिफाइन मानना है, कीजिए, लेकिन मैं उसको बात को डिफाइन आपके पहले कीजिए सवाल को सरेंडर। नहीं नहीं जयदी साहब, उसको डिफाइन कीजिए। इसलिए देखिए, जी जब ईरानी प्रेसिडेंट ने, मसूद पेजेश्कियन ने, विदेश मंत्री अरागची ने, या मुस्तफा खामेनेई के भी बयान आ गए थे कि अमेरिका मुआवजा दे, अमेरिका गारंटी दे कि दोबारा यहाँ वेस्ट एशिया में नहीं आएगा, या वेस्ट एशिया में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको यहां से हटाए, तो इसी की बात कर रहे हैं शायद। सरेंडर जो है वो इस जंग में इस वक्त सरेंडर, अमेरिकन सरेंडर का मतलब ये है, और यही परिणाम जो आने वाला है और उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तमाम उसकी निशानियां और अलामतें मौजूद हैं। अमेरिकन सरेंडर का मतलब ये है कि ईरान और जो उसका एलाइज का रेजिस्टेंस एक्सिस है वो अपने तमाम जंगी अहदाफ और लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, और अमेरिका अपना कोई भी लक्ष्य, अमेरिका वो जिसने जंग शुरू की, वो अपना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं करेगा। कि जिसका मतलब ये है कि पूरे वेस्ट एशिया में, यानी कम से कम इराक से लेकर ओमान तक, सऊदी अरब, लेबनान और जॉर्डन, सब में, पूरे में अमेरिका का एक भी फौजी नहीं होगा, एक भी उसका फौजी अड्डा नहीं होगा। नतीजे में फिलिस्तीन पूरी तरह से आजाद होगा, और कई सारे ये अरब दरबार जो है बादशाहते हैं, इनमें डेमोक्रेसी और आजादी की हवाएं चलना शुरू होंगी। ये है सरेंडर की सूरत हाल जो ईरान परस्यू कर रहा है, और दिन ब दिन वो नजदीक आते जा रही है। अब आप तो ये पलटते तो हैं आप आपके वो वही सारी सवाल की बातें जानिब। कह रहे हैं जो 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 जैसे, माफ करिए मैं थोड़ा सा हिंदी मुहावरे का इस्तेमाल करूं। हिंदी मुहावरे में बोलते हैं, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। मतलब आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैदी साहब जो मुमकिन नहीं है या नहीं दिख रहा है कहीं।
तो ये किस बिना पर कर रहे हैं, कैसे होगा, इस पर हमारी नजर होगी, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन आप कुछ नामुमकिन सी बात अब आप लोग कर रहे हैं। देखिए, मुमकिन होना और नामुमकिन होना अजीत जी वो अपने अपने दृष्टि पर है। जैसे जैसे इंसान की जो उसके पास जो मालूमात होती है उसके बिना पर, उसकी बुनियाद पर वो आगे का अंदाजा लगाता है। तो जैसी जैसी मालूमात हम हमारे आंखों के सामने है, तो जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो न सिर्फ नामुमकिन है, न सिर्फ वो मुमकिन है, बल्कि उसके बरखिलाफ होना वो मुझे नामुमकिन नजर आ रहा है। क्योंकि आप इसी पर फोकस करें, आइए मैं कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके और आपके दर्शकों के साथ। मैं कोई नई बात को भी अगर ना देखूं, आप और आपके दर्शक अगर इंटरनेट पर सर्च करें ऑपरेशन मिलेनियम चैलेंज 2002, बहुत मशहूर और मारूफ एक अमेरिकन वॉर गेम है। अमेरिका ने पर्शियन गल्फ के इलाके में $250 मिलियन उस जमाने में खर्च करके एक युद्ध एक्सरसाइज की, एक वॉर गेम किया, कि जिसमें उसने हजारों फौजें और पता नहीं कितने हवाई जहाज और शिप सबको इस्तेमाल किया देखने के लिए कि अगर हमारा मुकाबला ईरान के साथ होता है तो उसका परिणाम क्या होगा। वो वॉर गेम चंद घंटों में उसको सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उस वॉर गेम का जो चंद घंटों में परिणाम आने लगा वो था अमेरिका के तमाम फौजी एसेट्स की बर्बादी। ये आप देख लें, ये इंटरनेट पे इस पर बहुत कुछ मौजूद है। 2002 से ये वॉर गेम ये नतीजा दे रहा है कि अगर खुलकर ईरान के साथ जंग हुई तो उसका परिणाम है ये अमेरिका की पूरी शिकस्त। 2002 के बाद, उस जमाने में तो ईरान के पास ये सारी मिसाइलें थी भी नहीं जो आज अब उसके पास है। दूसरा एक बात मैं बता दूं, ऑलरेडी इराक से तो आपने खबर देख ली है। इराक 3 दिन हो गए, नेटो के प्रवक्ता ने यह ऐलान किया है कि नेटो का हर फौजी हमने इराक से निकाल दिया। और कल की ये खबर आई है, हश्द शाबी ने यह बयान दिया है कि अमेरिका ने हमसे 24 घंटे की मोहलत मांगी है कि जो हमारे बचे कुचे फौजी हैं, हमारे बचे कुचे जासूस हैं, उनको आप प्लीज 24 घंटे बस हमको मोहलत दे दें कि हम उनको भी इराक से निकाल दें। और इराक में हश्द शाबी ने ये मोहलत उन्हें दी है। जॉर्डन में अमेरिकी एम्बेसी ने अपने तमाम सर्विसेज को बंद कर दिया है। रियाज में अमेरिकन एम्बेसी ने ये डायरेक्टिव दे दिया है कि जो अमेरिकी निकल सकता है सऊदी अरब से, बेहतर है कि वो अभी निकल जाए। 18 मार्च की जो मीटिंग हुई है रियाज में, जिसको पेश किया गया कि तमाम अरब ममालिक मिलकर ईरान की मजम्मत कर रहे हैं और ईरान की प्रशंसा कर रहे हैं, उस मीटिंग में कुल मिलाकर 12 देशों ने शिरकत की। 57 मुसलमान देशों को दावत दी गई, 24 अरब देशों को दावत दी गई, सिर्फ 11 आए। जीसीसी का मेंबर ओमान उस मीटिंग में नहीं आया। वो मीटिंग रियाद में चल रही थी, ओमान ने अलग से स्टेटमेंट दे दिया कि हम ईरान के साथ हैं। यानी जीसीसी तक उसका शिराजा बिखर रहा है। तो वो पूरे नेटवर्क, वो सारे वो सिस्टम्स और पैटर्न्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हो या मिलिट्री बेसिस की शक्ल में हो, कि जिसके जरिए वेस्ट एशिया को चलाया जाता था अमेरिका के फायदे में, सहयूनियत के फायदे में, वो हमारी आंखों के सामने बिखर रहे हैं। इसीलिए मैं इत्मीनान के साथ कह रहा हूं कि अमेरिकन सरेंडर, वेस्ट एशिया की हद तक अमेरिकन सरेंडर न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि इसके बरखिलाफ और कुछ भी होना वो नामुमकिन है। और अभी जो आपका सवाल चलिए, था ये तो अब कि देखेंगे, किस तरह से ये तो इसको ईरान में देखेंगे। नहीं नहीं, ये देखेंगे, ठीक है, आप लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसी बातें करते हैं। हर मुल्क जब जंग की स्थिति में होता है तो एक पोस्टरिंग और पोजिशनिंग करता है। तो आप अपनी बात करें, ठीक है, आपकी बात हमने सुनी, दर्शकों ने भी सुनी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा तो है नहीं कि ईरान में बहुत तबाही और नुकसान नहीं हुआ है। आज भी जो तस्वीरें हमने देखी, कल भी देखी, लगातार आ रही है, जो बॉम्बिंग हो रही है, कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, इसराइल रात को सुबह बॉम्बिंग कर रहा है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वहां के की बिल्डिंग्स पर, वहां रिफाइनरी पर कुछ दिन पहले बॉम्बिंग हुई। और अब जब अमेरिका ज्यादा एग्रेसिव होकर अल्टीमेटम दे रहा है कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो आपके पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे और शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से करेंगे, तो इसके खतरे तो ईरान के सामने हैं या नहीं? वहां के लोग या आप लोग इस खतरे को देख रहे हैं या मान रहे हैं कि वो धमकी भभकी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला? जी, मैं अभी मैं अर्ज करता हूँ। सबसे पहले तो जी अजीत जी, देखिए मैं ईरान का, यहाँ की हुकूमत का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ।
मैं एक भारतीय नागरिक हूँ जो यहाँ रहता है और कुछ ऐसी चीजें देखता है और जानता है, समझता है, जो आपके दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है, और मैं उसी को सामने रख रहा हूँ। और मैं अपनी जिम्मेदारी ये समझता हूँ कि उस मीडिया की फजा में इंडिया में कि जहाँ पर सही मालूमात नहीं पहुंच पाती, मेरा ये प्रयत्न है, कोशिश है कि हकीकत पहुंच सके। बहरहाल आपका जो सवाल है, वो उसी का मैं जवाब दे रहा था और उसको मैं जारी रखता हूँ कि देखिए 2 सूरत है, ईरानी इस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले तो वो समझ रहे हैं कि ये धमकी कमज़ोरी की निशानी है। क्यों? क्योंकि या तो इस धमकी पर अमल होगा, अगर इस धमकी पर अमल हुआ, तो ईरान ने जैसे कह के रखा है और दिखा कर भी रखा है कि वो तबाहकुन जवाबी कार्रवाई अमेरिकन एसेट्स पर करेगा। तो जिसके नतीजे में जिस जंग के परिणाम की मैं बात कर रहा हूँ, दलाइल के साथ, वो जल्दी हासिल होंगे। या दूसरी सूरत ये है कि इस धमकी पर अमल नहीं होगा, कि उस सूरत में अमेरिका का जो दबदबा है, वो जो वैसे भी चकनाचूर हो रहा है, वो और तेज़ी से चकनाचूर होगा। यानी जिसको कहा जाता है चित भी मेरी, पट भी मेरी, ईरान की जनता और ईरान के हुक्मरान अपने आप को उस पोज़ीशन में इस वक़्त देख रहे हैं कि अमेरिका को वहाँ उन्होंने पहुँचा दिया है कि वो जो करे ईरान के ही फ़ायदे में। हाँ, नुकसान अगर उसने इस पर अमल किया, तो क्यों नहीं, यहाँ पर बर्बादी और बढ़ेगी, यहाँ पर हो रहा है नुकसान, इसमें कोई शक नहीं। कोई छुपा थोड़ी रहा है ईरान, बरखिलाफ इसराइल के जो हर चीज़ छुपाता है। कल-परसों ही इरानियन रेड क्रिसेंट ने बाकायदा ऑफ़िशियली कहा कि 80,000 से ज़्यादा आम लोगों के घर, दुकानें वग़ैरह वो प्रभावित हुए इस जंग से, यानी थोड़ा बहुत कुछ टूटे हैं, कुछ तो पूरी तरह नष्ट हो गए। 4-5 दिन पहले 500 स्कूल डायरेक्ट टारगेट बनाए गए हैं। 500 स्कूलों को डायरेक्ट हिट किया गया है। वो स्कूल जो इनडायरेक्ट यानी किसी और चीज़ को हिट किया, उसके बगल में स्कूल था, उसको डैमेज हुआ, वो तो अलग। तो ये सब चीज़ें तो यहाँ हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये खुलकर ईरानी गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को दुनिया को बता रही है, अपनी जनता को बता रही है, और जितना अपनी जनता को बता रही है, उतना ही जनता का इरादा मजबूत हो रहा है। कई देशों में ओपिनियन पोल होते हैं, ईरान के अंदर भी ओपिनियन पोल्स करने का एक सिस्टम है। कल ही रात में एक ओपिनियन पोल देख रहा था कि ईरान की जनता की 76% आबादी, जिनसे कल और परसों सवाल पूछा गया सैंपलिंग के ज़रिए, 76% आबादी ने कहा कि अगर बिजली, पानी हमारा कट भी हो जाए, तो भी इस जंग को ऐसे ही जारी रखना चाहिए जब तक कि वो अमेरिकन सरेंडर हासिल न हो। तो अवाम की जनता चाहे हो, अवाम के हुक्मरान चाहे हो, वो इस तरह से देख रहे हैं। और यहाँ पर कल फौजी प्रवक्ता का एक बयान आया जो शायद इंडियन मीडिया में उसकी खबर नहीं पहुंची है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसको, अगर आप इजाज़त दें, उस पर इशारा करना चाहता हूँ। बताइए बताइए, क्योंकि सारे बयान मैंने ऑलमोस्ट देखे जी, हैं। जी। आप बताइए किस बयान का जिक्र करना चाह रहे हैं आप। जी, जी। कल रात बीच रात में एक बयान आया ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीनियों के नाम। यहाँ के जो हाँ। आईआरजीसी का सेंट्रल कमांड है, ख़ातमुल अंबिया, उसने एक अलग बयान जारी किया फ़िलिस्तीनियों के नाम, कि ये जंग अब 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। ये पहला ऐसा बयान है जो ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीनियों के नाम जारी हुआ है, कि जिसमें उनकी तारीफ़ की गई, उनकी सब्र, उनकी हिम्मत की, उनके मुकाबले के जज़्बे की, उन जो कुर्बानियाँ उन्होंने अज़ीम दी, उसकी तारीफ़ की गई, और कहा गया कि हम आपके साथ हैं, यहाँ तक कि आपके देश को पूरी तरह आज़ाद किया जाए। मेरे हिसाब से ये पैगाम बहुत महत्वपूर्ण है, उसका अब आना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। असल में जो उसमें बात लिखी है, वो तो कोई नई बात नहीं है, वो तो हमें पता है कि ईरान की चाहे जनता हो या हुकूमत हो, उसका यही स्टैंड है कि फ़िलिस्तीन को पूरा का पूरा आज़ाद होना चाहिए। लेकिन इस वक़्त इस पैगाम का जारी होना, ये इस बात का संदेश दे रहा है कि ईरानी फ़ौज और हुकूमत अपने आप को एक नए स्टेज में दाखिल होता देख रही है, और ये जो धमकी आई है ट्रंप की तरफ से, उसको वो कमज़ोरी की निशानी समझते हुए जंग को नए लेवल पर ले जा रही है, पूरा फ़ोकस करते हुए अब फ़िलिस्तीन की आज़ादी पर। ये उसकी इस संदेश को इस पैगाम में देखा जा चलिए, रहा है। और आपने देखा नहीं ठीक है, समझ गया आपकी दुनिया बात। हमने वो बयान देखा भी था। अब आगे फ़लस्तीन के लिए क्या होगा, नहीं होगा, ये वक़्त के गर्भ में है, और इसमें कोई शक नहीं कि फ़लस्तीन में जिस तरह से इज़राइल ने सालों-साल बॉम्बिंग की है, हज़ारों बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को जिस तरह से एक तरह से नरसंहार की तरफ हुआ है, उस पर हज़ारों रिपोर्ट्स आई है, इतनी डॉक्यूमेंट्री बनी, और सब पूरी दुनिया जानती है, उसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। अब हम वापस लौटते हैं ईरान पर, कि अगर ईरान ने ट्रंप की धमकी को उसी तरह से नजरअंदाज करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जैसे कंट्रोल कर रहा है अभी, हालांकि ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से या ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है
सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए बंद है। तो अगर इसी तरह से रहा और उसके बाद अमेरिका ने कोई एक्शन लिया कल, जैसा कि कहा ट्रंप ने धमकी अल्टीमेटम में, और ईरान ने अगर वेस्ट एशिया के देशों के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहां अगर डिसैलिनेशन सेंटर पर अटैक किया, तो इसका अंजाम तो ये भी हो सकता है कि जो दुनिया के बाकी देश हैं, ऑलरेडी पहले नेटो देश जो पल्ला झाड़ चुके हैं ट्रंप से, उनके 22 देशों के बयान आए, और वेस्ट एशिया के जो देश हैं वो भी इस लड़ाई में ईरान के खिलाफ शामिल हो सकते हैं, और ईरान अकेला पड़ सकता है फिर। देखिए इस वक्त अजीत जी, जहां तक देखिए हम जब देशों की बात करें तो देश में दो चीजें होती है, एक तो वहाँ की हुकूमत और वहाँ की जनता। जनता तो कम से कम जो मुसलमान देश हैं उसकी जनता तो पूरी तरह ईरान के साथ है, इसमें तो कोई शक और शुबह ही नहीं है। और कोई भी इससे कोई भी हल्की फुल्की भी सर्वे ले लेगा तो उसको यही समझ में आएगा। हाँ, जहाँ पर कुछ हद तक मुखालिफत है कुछ देशों की तरफ से, वो हुकूमतों और दरबारों की है। मैंने कहा ना अभी 18 मार्च को 12 देश जमा हो सके, 12 मुसलमान या अरब देश जमा हो सके, 57 मुसलमान देशों में से कई हफ्तों की कोशिश के बाद सिर्फ 12 को जमा कर पाए कि जो ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हो, या स्टेटमेंट को जो लोग दे रहे हैं उनके साथ फोटो खिंचवाने में तैयार हो, क्योंकि इनमें से बाज ने तो स्टेटमेंट भी नहीं दिया ईरान के खिलाफ, लेकिन हाँ उनका साथ में फोटो जरूर है। तो जनता तो है ईरान के फेवर में, हुक्मरानों में हाँ जरा टाइम लग रहा है। अजीत जी देखिए, मैं ये इस तरह से मैं पेश करना चाहता हूँ, ये जब फिलिस्तीन पर, इसराइल पर जिसको कहा जाता है, इसराइल पर ईरान बमबारी करता है और वहाँ के जो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाता है, जैसे अभी दिमोना में वो रिसर्च सेंटर को बर्बाद कर दिया, एक ही मिसाइल ने आके काम कर दिया वहाँ। बहरहाल जब ये होता है, नहीं माफ करिए, मैं करेक्ट करूं, रिसर्च सेंटर बर्बाद नहीं हुआ है, रिसर्च सेंटर से 7, 8, 10, 12 किलोमीटर दूर वो मिसाइलें गिरी है, रिसर्च सेंटर बर्बाद नहीं हुआ। ये न ईरान कह रहा है न कहीं से इसकी कोई बात है। चलिए मैंने अपनी बात कही, अब आप बात पूरी की। मैं भी अपनी बात सही कर लूं, वो जो असली न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है उससे 10 किलोमीटर दूर जो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर अलग से उसी से कनेक्टेड, उस पर मेरे मुराद थे। हाँ, जो रियल सेंटर है शिमोन पेरेज न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, उस पर डायरेक्ट हिट नहीं हुआ, आप सही कह रहे हैं। तो ये जब ये करता है ऐसे हमले, आज तक क्या हमने कभी सुना कि कोई फिलिस्तीनी आकर ईरान की प्रशंसा करे, मजम्मत करे, कहे कि भाई आप मेरे देश के ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं, आप मेरी जमीन पर क्यों, जहां हमला हो रहा है वहां पर एक बड़ी खाई बन जाती है, क्यों नहीं कोई फिलिस्तीनी ये कहता? क्योंकि फिलिस्तीनियों का तो दावा है कि पूरा का पूरा ये देश हमारा है, ये तो नाजायज कब्जा है सहयूनियों का, क्यों नहीं कहता ये? वजह उसकी ये है कि वो समझते हैं फिलिस्तीनी कि हमारा देश इस वक्त दूसरों के नाजायज कब्जे में है। इतनी समझ और शऊर हर फिलिस्तीनी के पास है। लेकिन बाज ये जो खाड़ी के जीसीसी कंट्रीज हैं, बाज उनके दरबार के बाज लोगों में अभी तक ये समझ, ये जागृति, ये बेदारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन आ रही है आहिस्ते आहिस्ते। जैसे मैंने कहा, सिर्फ 11 ही देशों को रियाज में जमा कर सके। ये समझ आ रही है कि हम लोग भी गुलामी में है। भारत के लिए, देखने वालों के लिए बहुत दिलचस्प होगा भाई, 1948 तक हैदराबाद नाम का या बहुत सारे और प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे इंडिया में, बहुत सारे थे। ये प्रिंसली स्टेट्स में से बहुत सारों के पास कुछ बच गए थे, हैदराबाद भी था, जूनागढ़ भी था, और कुछ बच गए थे जो 48 में पूरा हुआ। सरदार पटेल 47, ठीक है, 47 तक 540 से ज्यादा इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। मैं 48 का आपने चूंकि जिक्र किया इसलिए 48 में मैं कह रहा हूँ। जी, मैंने 48 का इसलिए कहा क्योंकि आखिरी प्रिंसली स्टेट तब जो है वो खत्म हुआ है, लेकिन फिर 47 की डेट ले लेते। 47 तक 540 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। इनमें से बहुत सारे, इनके पास अपनी करेंसी होती थी, इनके पास अपना पासपोर्ट होता था, जो बड़े बड़े इनमें से हुआ करते थे। ये कहते थे हमारा मिनिस्टर वगैरह वगैरह है। अब बताइए, उस जमाने में जो आजादी की तहरीक चल रही थी, जब उसके फेवर में कहीं इन्हीं किसी प्रिंसली स्टेट में, कहीं कश्मीर में मुजाहरा होता था वगैरह, अगर कोई कहता ये कि भाई आप दूसरे देश में क्यों मदद कर रहे हैं, हम तो अलग हैं, हम तो आजाद देश हैं। अगर मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर का राजा उस जमाने में कहता हम तो आजाद, तो क्या हम लोग कहते हैं? हम कहते हैं ये क्या ड्रामा है भाई, आपको आजादी देकर रखी है, लेकिन हकीकत में तो आपके कोई फैसला आपके इख्तियार में नहीं है, आप भी गुलाम है। चाहे आपको अलग झंडा दे दिया है, आपको अलग करेंसी और पासपोर्ट इश्यू करने की भी इजाजत दे दी है। ये कैफियत है ज्यादातर यहाँ के जीसीसी कंट्रीज की, लेकिन उनके दरबारों में इसकी समझ कम है, लेकिन समझ आ रही, जैसे कि वक्त गुजर रहा है समझ आ रही है। अभी हम देख रहे हैं कि उनके कुछ मिनिस्टर
इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं, वो ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं, वो ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि जिसमें वो अमेरिका की मजम्मत कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई आपने हमें ये मुसीबत में क्यों डाल दिया? किसने आपसे कहा था कि आप हमारे देश की जमीन को इस्तेमाल करके मुसलसल ईरान पर हमला करें? उसकी आज कीमत हम भुगत रहे हैं। आपने बीबीसी की रिपोर्ट देखी होगी कि वो वरिष्ठ ओमानी जर्नलिस्ट का जो इंटरव्यू आया कि जिसने बीबीसी पर ये कहा, और बहुत चर्चा हुई इस पर, कि इस वक्त ये पूरे जीसीसी कंट्रीज में ये चर्चा दरबारों में हो रही है कि अमेरिका ने ट्रंप ने 2 कीमतें रखी है कि अगर जंग जारी रखना है तो $5 ट्रिलियन हमको दो, और अगर जंग अभी रोकना है तो $2.5 ट्रिलियन हमको दो। ये सारी चर्चे इस इलाके में चल रहे हैं। तो इसलिए जनता पूरी तरह ईरान के साथ है। हाँ, कुछ दरबार को टाइम लग रहा है, पुरानी आदतें हैं, पुरानी वाबस्तगी है, पुराने जो है उनके ताल्लुकात हैं, आदत है, वो गुलामी की आदत है, वो तलवे चाटने की, वक्त लगेगा, लेकिन थोड़ा-सा सब्र से अगर हम लोग काम लें, तो इनके ये भी आखिर बेदार होंगे और अपनी जनता के साथ हमराह हो जाएँगे, अमेरिका और इसराइल के मुखालिफ हो जाएँगे। बस थोड़े दिन की बात है, ये मेरा अनुमान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब इंतजार करेंगे कि ट्रंप कोई सनक भरा या पागलपन भरा फैसला न करें। उस अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने के बाद कोई इस तरह की हरकत न करें जो उन्होंने अपने उस ऐलान में किया कि हम ईरान के पावर प्लांट या एनर्जी स्ट्रक्चर को उड़ा देंगे, तबाह करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी हरकत न करें, क्योंकि ये होने के बाद ये लड़ाई कहाँ जाएगी, ईरान अगर रिटेलिएट करता है तो उसके बाद फिर उसका असर क्या होगा, इसके बारे में अभी अनुमान और अंदाजा लगाना मुश्किल है। और जैसा कि हर वीडियो के आखिर में कहता हूं, जंग में हजारों लोग बेकसूर बच्चे, ऐसे लोग मारे जाते हैं जिसका जंग से कोई मतलब नहीं होता है। तो अल्टीमेटली इंसानियत के लिए, मानवता के लिए ये जंग थमनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जैदी साहब, हमसे बात करने के लिए। फिर बात होगी कल परसों जैसे भी। तो अपने दर्शकों की तरफ से भी आपको आदाब, शुक्रिया और ईद की मुबारकबाद, देर से ही सही। ईद मुबारक। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का, और सभी की खिदमत में ईद की मुबारकबाद, और सभी की खिदमत में ये बिल्कुल आपने बात सही की, जंग थमना चाहिए, और दुनिया के तमाम लोगों को जो भी दबाव डाल सकते हैं इस जंग को रोकने के लिए वो ज़रूर डालें। ख़ास तौर पर वो लोग जो इस जंग के ज़िम्मेदार हैं, वो इसको रोकें और इसकी कीमत अदा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।